गृह मंत्री जी जवाब दें। रिप्लाई बाय द होम मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आज जम्मू में जो एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें 35 लोगों की जान गई है और 18 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, वो सभी के प्रति हम सब की ओर से, सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और जो लोग इंजर्ड हैं इनके लिए प्रभु प्रार्थना भी करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो और जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ वो वापस जा पाएं। सभापति महोदय, आज जब से डिस्कशन हुआ तब से श्रीमान डी राजा से लेकर लीडर ऑपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद साहब तक सभी दलों के, लगभग सभी दलों ने अपने अपने विचार ये प्रस्ताव और विधेयक पर रखे हैं। करीब करीब 27 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है और मैं सभी के प्रति धन्यवाद करना चाहूँगा कि सबने कम से कम एक बात सब में कॉमन निकली है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहाँ शांति है। इस बारे में इस सदन के अंदर एक मत, इस बारे में सदन ने जो आज एकता का संदेश देश और दुनिया के सामने रखा है, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए और जम्मू कश्मीर और विशेषकर घाटी की जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज की ये जो हमारी बहस है वो बहुत बड़ा काम करेगी। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं 3 हिस्सों में अपनी बात रखूंगा। एक सरकार जो अभी अभी चुनकर आई है, उसके पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इसी दल की सरकार थी, फिर से चुनकर आए, इसी दल की सरकार बनी। ये सरकार जम्मू कश्मीर को समस्या को किस दृष्टि से देखती है इसके बारे में मैं थोड़ी बात बताऊंगा। बाद में सभी सदस्यों ने जो अपने अपने विचार रखे हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा और अंत में जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की दिशा में, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में क्या क्या हुआ है उसको भी रखने का मैं प्रयास करूंगा। सभापति महोदय, मैं नरेंद्र मोदी सरकार के ओर से इस देश की जनता के सामने, इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों के तक एक बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं, जो सदन का भी विचार है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये सरकार जो है, सरकार की भले थोड़ा तंज कसा गुलाम नबी आजाद साहब ने, मगर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसको हर दम, हर पल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। सभापति महोदय, तीसरी बात मैं जम्मू कश्मीर की रियासत के आवाम के लिए रखना चाहता हूं कि सरकार कटिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, मगर सम विकास। अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों के सम विकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए आगे बढ़े। किसी के साथ कभी भी कोई भी प्रकार का उच्च नीच का विकास के मामले में व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक मशहूर कोट था कि कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के रास्ते पर जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चली। मगर जब मैं जमहूरियत कहता हूं तो विधानसभा के 87 सदस्यों तक इसको
सीमित मत रखिए। आजाद साहब ने कहा 125 लोग घेर बैठे। मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से संपूर्ण जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, ये बात सही है, एक विशिष्ट परिस्थिति के कारण 87 लोग 125 लोग घेर बैठे, घर पर बैठे हैं। मगर साहब मैं ये भी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, 70 साल से 40,000 लोग घर पे बैठे थे जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते। 73 और 74वां जो संविधान संशोधन आया, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आज तक नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए? चुनाव की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है लोकतंत्र का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का विकास खुद करने का? क्या पंच सरपंच को अधिकार नहीं है अपने गांव का पैसा कहां पहले खर्च किया जाएगा उसकी प्रायोरिटी तय करने का? क्या तहसील पंचायत का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए महोदय? श्रीमान कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? कोई मेयर नहीं होना चाहिए? क्यों आज तक इस पर चिंता नहीं हुई? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का। और मैं उस सदन में भी कहा जमहूरियत 3 परिवारों के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए। जमहूरियत नीचे तक, गांव तक जानी चाहिए, 40,000 पंच सरपंचों तक जानी चाहिए और ये ले जाने का काम हमने किया। आजाद साहब ने कहा कि अच्छी बात है चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। आजाद साहब ये वास्तविकता है, रिकॉर्ड की बात। सिर्फ हम अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है और कोई सरकार कराएगी तो उसका भी हम तो वखान करेंगे, ये वास्तविकता है। और इसका और विधानसभा के चुनाव के बीच में क्यों नहीं हुआ, ये बात पर मैं बाद में आता हूं। जहां तक कश्मीरियत की बात, मान्यवर हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना। मैं आज इस सदन के माध्यम से देश की जनता को एक बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे जहन में एक सवाल उठता है, वो भी रखना चाहता हूं। शायद आजाद साहब अब बोलेंगे नहीं, मगर जब पर्सनली मिले तब मेरी बात का समाधान कर पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? मान्यवर वो भी कश्मीरियत का हिस्सा थे। अगर आवाज कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। मगर जब सूफी पर हमला हुआ, पूरे संप्रदाय को खदेड़ दिया गया, सारे सूफी संतों को एक एक कर चुन चुन कर मार दिया गया, क्योंकि एकता की बात तो वो करते थे मान्यवर, वो करते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, भारत की बात वो करते थे। उनको भगा दिया गया। जिस कश्मीरी पंडितों ने दद्दा के समय से सालों तक कश्मीर के अंदर रहकर एक कश्मीरी परंपरा को ताकत देने का समय, चाहे किसी भी का राज, रणजीत सिंह जी का राज रहा हो, मुस्लिम शासकों का राज रहा हो, चाहे हरि सिंह का राज रहा हो, इन्होंने कश्मीर को खुद का माना। आज वो लोग कश्मीर से मान्यवर भगा दिए। मैं मानता हूं कि कश्मीरियत की बात करते हैं तब इनकी भी चिंता करनी चाहिए, कश्मीरी संस्कृति की भी करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की करनी चाहिए। और मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर के अवाम की संस्कृति को संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से 10 का 10 बनाएंगे। एक समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी आदमी नहीं हूं, एक समय आएगा वहां श्री भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। वही समय आएगा मान्यवर, मैं निराशावादी शब्द नहीं हूं, और इंसानियत की बात करते, अटल जी ने इंसानियत की भी बात करी थी। मान्यवर,
मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे अनपढ़, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगी, ये इंसानियत है? हमने काम किया है मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूलें चालू कराना। हमने काम किया है राष्ट्रपति शासन के अंदर केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं। बाबू कभी कश्मीर के गांव में नहीं जाते थे, गुलाम नबी आजाद साहब यहां बैठे हैं, कभी नहीं जाते थे। ये 10 दिन के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बाबू नहीं गया है, और योजनाओं को नीचे पहुंचाने का काम ये राष्ट्रपति शासन के अंदर। माने घर में गैस पहुंचता है, किसी बुढ़िया की झोंपड़ी धुएं से मुक्त होती है, यही इंसान है। -डिग्री टेम्परेचर में घर में शौचालय नहीं है, महिलाओं की स्थिति की हम कल्पना कर सकते हैं? उनके घर में हमने शौचालय पहुंचाया मान्यवर, यही इंसानियत है। उनके घर के अंदर बिजली पहुंचाई है। कश्मीर के अंदर 70 साल में बिजली पहुंचाने वाले घर कोई गिन ले, और हमारे 6 साल के अंदर बिजली कितने घरों में पहुंची, इसका हिसाब किताब कर ले मान्यवर, हम आगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी स्पर्धा होनी चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंसानियत की बात है। कश्मीर के अंदर खाना पहुंचाना, सस्ता अनाज, गेहूं, चावल, दलहन कभी नहीं पहुंचा। बहुत तकलीफ होती थी। मैं तो सुनकर आया हूं आजाद साहब सरपंचों, उन्होंने खुद कहा है मुझे, मान्यवर इस शासन के अंदर उनको खाना भी पहुंचा है। मान्यवर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धत्व का पेंशन आज डीबीटी के माध्यम से सीधा इसके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचता है, और बैंक का जो सहकर्मी है वो जाकर उनके घर पर पैसा देने की पद्धति को लागू करता है। आज वो 600 रुपया, 1000 रुपया उसको जीवन निर्वाह के लिए काम में आता है। मान्यवर ये इंसानियत है। पूरे देश भर के अंदर मान्यवर 1 साल के अंदर आयुष्मान भारत योजना का कवरेज किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर के। और ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गवा बैठे। मान्यवर यही इंसानियत है। तो हम तो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत इसको ही लेकर आज चलते हैं, और आगे पर इसको ही लेकर चलेंगे। मगर इससे कोई ये मतलब न निकाल दे कि भारत को तोड़ने वाली बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए आप। एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में को ठीक ढंग से जाने। भारत के कोई भी सूबे के अंदर जितना सुख सुविधा पहुंचा है वो सभी घाटी के लोगों को मिलना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है। लद्दाख के अंदर बहुत सालों से हिल काउंसिल की मांग थी मान्यवर, मगर हिल काउंसिल बनाई नहीं जाती थी, क्योंकि लद्दाख बहुत दूर का क्षेत्र है। इतिहास और भूगोल का बहुत वर्णन आजाद साहब ने किया। उनको तब से कई इलेक्शन हो गए। हमने अधिकार दिया, अधिकार भी तभी दिए थे। हमने अधिकार दिया। मैं आता हूं, फाइनेंस साहब कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने दर्जे दिए तब। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार आर्थिक अधिकार और उनके फैसले खुद को करने का अधिकार हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए मान्यवर। अभी जब सारे सदन के सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं उनकी चिंता से मैं भी सहमत हूं। आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम भी ये स्पिरिट के साथ सहमत हैं। मगर जब यहां बैठे हो तब एक बात, और वहां बैठे हो तब दूसरी बात मान्यवर कम से कम नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़े आंकड़े, क्योंकि विषय उठाया गया है,
सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जब से देश आजाद हुआ तब से इस देश में कुल 132 बार 356 का अप्लाई हुआ, ये गिनकर 132 बार। कांग्रेस पार्टी ने 93 बार, अकेली कांग्रेस पार्टी ने 93 टाइम 356। मैं एक एक बात के लिए चर्चा करनी है तो भी सदन के अंदर चर्चा करने के लिए किया है। हमने तो परिस्थिति जन्य 356 का उपयोग किया है। आपने तो केरल के अंदर सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराकर 356 का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत ही आपके समय में हुई थी। और मैं नाम दूंगा तो फिर से लगेगा कि किसके समय में हुई थी, मगर इतिहास का हिस्सा है, श्री जवाहरलाल नेहरू के समय पर हुई थी। ये 356 कम से कम कांग्रेस के मित्र और ऑपोजिशन के मित्र कम बुला करे तो अच्छा है। मान्यवर, एक बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्ष को बुलाया, लोकसभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता सदन को बुलाया। एक बात आती है कि बिलों की चर्चा कमिटियों में नहीं, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो लोकसभा की, राज्यसभा की या सिलेक्ट कमेटी, कमिटियों के अंदर कम बिल जाते हैं। ये बात सही है, हम प्रयास भी करेंगे सुधरने का, व्यवस्था को सुधारने का, मगर जब अर्जेंसी होती है तब बिल को यहाँ लाते हैं और हम बिल के अंदर पर्याप्त चर्चा करने में आज भी मान्यवर 8 बजने वाले, समय देने में कोई कमी। सभी दलों ने अपना विचार रखा, मगर मैं थोड़ी बातें रिकॉर्ड पर रखना हूं। माननीय अध्यक्ष, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, कम से कम इस सदन का रिकॉर्ड क्लियर रहता है। यूपीए 2 के अंदर मान्यवर टोटल 180 बिल आए यूपीए 2 के अंदर, और 180 बिलों में से 125 बिल एक भी कमेटी के सामने नहीं गए थे। 180 में से 125। मान्यवर, यूपीए 1 में 248 बिल आए। गुलाब नबी साहब 10 साल मंत्री रहे, हमारे आदरणीय आनंद जी भी रहे, 248 बिल आए, उसमें से 207 बिल कमेटी के सामने नहीं गए, एक भी कमेटी के सामने। और मैं हमारा रिकॉर्ड भी रखना चाहिए मान्यवर, उनका कह रहा हूं तो हमारा भी कहना चाहिए। हमारे समय के अंदर 180 बिल आए, इसमें 124 कमेटी के अंदर जाकर आए। रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, फिर भी हम चाहते हैं कि जब जल्दबाजी नहीं होगी, जरूर इस पर विचार करेंगे, मगर जब विचार करते हैं कोई चीट पकड़ा दे तो अपने समय में क्या हुआ था ये भी जरा सोचकर बोलिए, तो जनता को भी अच्छा लगेगा, सदन को भी अच्छा लगेगा। मान्यवर, मान्यवर, चुनाव की बात करी, जो आज जो मैं संकल्प लेकर आया हूं, इस पर स्वाभाविक रूप से सबने चुनाव की बात कही, सबने इसके समर्थन का विश्वास दिलाया। इसके लिए भी मैं सरकार की ओर से गुलाब नबी साहब और बाकी सभी दलों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या पर हम एक मत हैं। मान्यवर, जब तक चुनाव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, एक मुद्दा बार बार उठा गया कि विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा, तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं? भाई, हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो, आप ना बोलते हो, और यहां क्यों नहीं हुए इसकी भी मैं बात करूं। मान्यवर, हम तो कहते हैं कल हा बोल, अभी हा बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। परंतु अभी, अरे सुन लो, बैठ के बात नहीं साहब, मैंने धैर्य से कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है, मेरी अपेक्षा है सब मुझे भी सुने और आप मुझे रक्षण दीजिए साहब। दूसरा मुद्दा आया है कि 2 चुनाव साथ में क्यों नहीं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के सामने, आपकी सारी बातों को सम्मान से मानने के बाद स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान, लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ 6 सीट होती है, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। हम सबको मालूम है, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर
ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाए। सभी दल मिलकर, मेरा सामने विपक्ष में सभी दल मिलकर हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव कर पाए। तो विधानसभा के चुनाव कराने हैं, कम से कम 1000 प्रत्याशी बढ़ते हैं मान्यवर। 1000 प्रत्याशियों के प्रचार, उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग, उनके गांव में जाने के दौरे, उनकी बड़ी सभाएं, सभी राष्ट्रीय नेताओं का गांव तक का दौरा, ये सारों को जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, 7 अर्थ में सुरक्षा बलों ने अपनी असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी। ये चुनाव एक साथ अगर कराते हैं तो हम देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करनी है, और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा और लोकसभा किसी को शौक नहीं है राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का। आजाद साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी लोकप्रिय है, 16 सरकारें हैं साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, 16 सरकारें, किसी को शौक नहीं है। मगर 7 अर्थ में सुरक्षा कंसर्न के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे। अब चुनाव क्यों नहीं कराए? इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रमजान था, उसके बाद में अमरनाथ यात्रा आती थी, इसलिए चुनाव फिलहाल न कराने का सुरक्षा बलों का ही सजेशन था, जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का था, और ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया। आदतन गुलाम नबी साहब बोल दिए कि आप करा दो चुनाव। हम कांग्रेस नहीं है साहब, हमारे समय में तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। आप जब थे तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव करा देती थी, हम तो नहीं कराते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है मान्यवर। मैं कैसे करा दूं बता? अगर मैं कराता हूं तो एक ग्लास पानी पीकर अभी कह दूं चलो कल से चुनाव, मगर बाद में आप कहेंगे चुनाव आयोग भी आप चला रहे हो। मैं नहीं चलाता चुनाव आयोग, मेरे मन में भ्रांति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है मान्यवर, चुनाव मैं नहीं करा सकता। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव कराने की स्थिति जब भी चुनाव आयोग मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे, तुरंत चुनाव में। इतना मैं सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं। मान्यवर, अभी राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं, मगर मैं एक बात रिकॉर्ड पर न रही इसलिए क्लियर करना, पूरा कश्मीर विवादित है, कुछ विवादित नहीं है राम गोपाल जी, ना कश्मीर विवादित है, ना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर विवादित है, ये सब भारत का अभिन्न अंग है। मैं कश्मीर विवाद, मैंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारी है, उसकी भी बात साहब, आपकी भावना यही होगी, मगर आप आपका भाषण भी करेक्ट करा लीजिए, मैंने ध्यान से सुना। मैं ऐसा नहीं कहता आप मानते हैं, मगर रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि पीडीपी के साथ गठबंधन आपने क्यों करा। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, पीडीपी के साथ हम गठबंधन करें, ये हमारा फैसला नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला था। एक खंडित जनादेश मिला था हमें, और खंडित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अंदर कोई भी 2 दल अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुमत की संभावना ही नहीं। एनसी ने अपना रुख कायम कर दिया था, कांग्रेस ने अपना रुख कायम करता, उनकी संख्या से सरकार बन नहीं सकती थी। मान्यवर, कोई कम समय नहीं गया था, काफी समय तक उस वक्त भी राज्यपाल शासन रहा था। जब कुछ नहीं हुआ तब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनाई थी। मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, हमने तनिक भर भी देर नहीं करी, समर्थन वापस लिया और हम सत्ता से। ये सरल नहीं होता है गुलाम नबी साहब। एक उदाहरण बताए कांग्रेस पार्टी कि वो सत्ता में और छोड़कर निकली, एक उदाहरण मैं तो नहीं ढूंढ पाया, 55 की आयु मेरी भी हो गई, मिलता नहीं है। हम तो छोड़कर निकले हैं साहब, और कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं, कश्मीर की जनता के लिए। महोदय, उस वक्त वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी
पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने। वोरा साहब गवर्नर थे और सरकार बनाने के पूरे प्रयास किए थे, मगर जब कोई आया नहीं तो राष्ट्रपति शासन हुआ। मान्यवर डेरेक ओबेरॉय जी बड़े सम्मानित नेता है और उनके मन में थोड़ा मेरे विभाग के लिए मलाल है कि हमने 2 एडवाइजरी इश्यू कर दी है 1 सप्ताह के अंदर वेस्ट बंगाल को। और उन्होंने मुझे पूछा मान्यवर कि आपने बिहार को क्यों नहीं करा, इतने बच्चे मरे। मुझे लगा इतने वरिष्ठ, मैं तो थोड़ा कंफर्म ही था, फिर भी मुझे लगा इतने वरिष्ठ नेता, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये कह रहे हैं तो मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए। मैंने डिटेल मंगाया। ओबेरॉय साहब, आपके जानकारी के लिए गृह मंत्रालय आवश्यकता अनुसार व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही एडवाइजरी इश्यू करता है। हेल्थ कारणों के लिए एडवाइजरी इश्यू करने का अधिकार उत्तर प्रदेश भी कहता हूं, बैठे ना, उत्तर प्रदेश भी कहता हूं। और हमने आपको एडवाइजरी इश्यू कोई स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के लिए नहीं की, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए एडवाइजरी की है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीतिक कारणों से हत्या नहीं हुई है हमारी सरकार बनने के बाद। राजनीतिक कार्यकर्ता, अरे सदन के अंदर ये मसला उठाने की जगह मेरा तो अपील है, और मैं इस ग्रुप के माध्यम से सुश्री ममता बनर्जी को भी अपील करना चाहता हूं कि वहां शांति जल्दी बहाल हो। आपका संवैधानिक दायित्व है और तुरंत करना चाहिए, और सलाह देने का मान्यवर मेरा अधिकार है, तुरंत करना। ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं, इसको रोकना चाहिए, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने बताया कि प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि ये जो आरक्षण का विधेयक है वो यहाँ पारित करने के बाद विधानसभा में पारित करने की जरूरत है या नहीं। जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से आचार्य जी को बताना चाहता हूँ, जरूरत नहीं है। अभी विधानसभा के सारे अधिकार यही 2 सदनों में निहित है। यहाँ जो कानून बनता है वो अंतिम स्वरूप लेता है, परंतु जब भी असेंबली अस्तित्व में आएगी वो अगर इसमें बदल करना चाहती है तो उनके अधिकार बने हुए हैं। आपने पूछा था इसलिए मैंने आपको बताने का कष्ट किया। डेरेक ओबेरॉय साहब ने एनआरसी की बात करी, उनका एक नजरिया हो सकता है, उनकी पार्टी का नजरिया स्पष्ट भी है, चुनाव में भी बोले हैं, और सब पार्टियों को अपना नजरिया रखने का अधिकार है मान्यवर। मगर मैं सरकार का संकल्प आपके माध्यम से गृह के सामने दोहराना चाहता हूं। ये सरकार मानती भी है और चाहती भी है कि घुसपैठ रोकनी चाहिए और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए। इसलिए हम एनआरसी के लिए मान्यवर कटिबद्ध हैं। इन्होंने थोड़ा हमें ना बोलते हैं, मगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का भी प्रयास किया कि वो हिंदुओं को क्या, हिंदू भी परेशान है, कुछ हिंदू आत्महत्या कर लिए, हिंदू शरणार्थियों के लिए भी ये सरकार कमिटमेंट है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं। ये आपके लिए मैं आज स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, मैं आरपीएन सिंह का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कुछ फैक्ट रखे जिससे कारण मुझे कम बोलना पड़ेगा। एक मनोज झा जी ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने, दोनों ने एक बड़ी आपत्ति दर्ज की कि हम नेहरू जी के बारे में देश की जनता में अपप्रचार करना चाहते हैं, कुछ गलत भ्रांतियां, गलत सोच खड़ी करना चाहते। ये ठीक सोच नहीं है। मैं कड़े शब्दों का भी उपयोग कर सकता हूं, मगर ये सदन है इसलिए कहता हूं ये ठीक सोच नहीं है। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार देश की जनता के बारे में खड़ा करना नहीं चाहते, देश की जनता को गुमराह भी करना नहीं चाहते, ना ही हमारा मकसद है ना हो सकता है। परंतु एक बात है मान्यवर,
इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। इतिहास की भूलों की चर्चा होनी चाहिए और इतिहास की भूलों से सीखना चाहिए। गुलाम नबी साहब ने बड़ी लंबी लंबी बात करी, अच्छी भी करी, कुछ तो मेरा भी ज्ञानवर्धन हो गया। जो उन्होंने कहा उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे भी मालूम नहीं थी, आज पहली बार पढ़ी और इसको सुनी। मैं इसको पढ़ने का, जानने का भी प्रयास करूंगा कश्मीर को समझने के लिए। मगर गुलाम नबी साहब, मकबूल शेरवानी हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो, या आप एक नाम भूल गए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हो, जो महाराजा की सेना के ब्रिगेडियर थे, जो शहीद भी हुए, सालों तक लड़ते, पूरे साल लड़ते रहे। ये तीनों के लिए हमारे मन में, सभी शहीदों के लिए जिस प्रकार का पूज्य भाव होता है वो ही है। चाहे मकबूल शेरवानी हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे ब्रिगेडियर राजेंद्र, इन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपना खून का कतरा कतरा बहा दिया है वादियों के अंदर। तो इनके लिए और कोई भाव नहीं हो सकता। आपने कहा पूरा साल किस प्रकार से, किस तारीख को सेना जीतती गई, ये सब मैं जानता हूं। मगर मुझे एक बात बताइए साहब कि ये जीतने का सिलसिला अभी बाकी था और 1 जनवरी 1949 को अभी 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में था और आपने सीज फायर क्यों कर दिया? इसका जवाब मैं नहीं पूछता, पूरा देश पूछता है, इतिहास पूछता है और आपको इसका जवाब। अगर ये सीज फायर ना हुआ होता मान्यवर, तो आज ये झगड़ा ही ना होता। अगर ये सीज फायर ना हुआ होता तो टेररिज्म भी ना होता। अगर ये सीज फायर ना हुआ होता तो 35,000 जाने न गई होती। इसका मूल रूट कॉज वो सीज फायर है जो कल समय था। सरदार पटेल ना बोलते थे, हम क्यों गए? आप मुझे 3 बातों का जवाब देश की जनता चाहिए। यूएन में क्यों गए हम? जब महाराजा ने भारतीय संघ के साथ संधि करने के बाद ये भारत का अभिन्न अंग था कश्मीर, तो हमें यूएन में जाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए? क्या ये गलती नहीं है? गलतियों से हम सीखेंगे नहीं, गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे की पीढ़ी भी गलती करती जाएगी। मान्यवर, मैं इतना ही कहता हूं, जनमत संग्रह के लिए हमने क्यों सहमति? आज सवाल ही नहीं है जनमत संग्रह का, मगर उस वक्त सहमति क्यों दी? किसने दी? क्या ये गलती नहीं है? और गलती है तो साहब इतिहास बड़ा क्रूर होता है। कितने भी साल हो जाए, गलती के बारे में इतिहास सवाल पूछता है। और मैं पूछना चाहता हूं साहब, इससे भी खराब सिचुएशन हैदराबाद की थी। यहां तो महाराजा ने संधि कर दी थी, हैदराबाद में निजाम साहब संधि करने के लिए भी तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ तो मक्खन की तरह भारत की संघ के साथ। सवाल अप्रोच का है, अप्रोच ठीक नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि श्री नेहरू ऐसा चाहते हूं, ऐसा नहीं चाहते हूं, कि अच्छा ही चाहते होंगे, अच्छी भावना से ही किया होगा। मगर जब इतिहास के लिखे जाने के बाद इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो मान्यवर जो गलती है उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसे मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। मान्यवर, शेख अब्दुल्ला की बड़े वरिष्ठ नेता थे, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनका योगदान भी शेख साहब का, आज़ाद साहब मैं स्वीकार करता हूँ, बड़ा योगदान है। मगर मैं इतना पूछ सकता हूँ कि 9/8/1953 को कांग्रेस सरकार ने उनको क्यों गिरफ्तार करना पड़ा था और आप ये क्यों नहीं बोले? मैं आपको ये पूछ सकता हूँ 8/5/1965 को उनको क्यों रियासत बदर किया गया और वो आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि अभी एनसी के साथ समझौता करना है, इसलिए इतिहास से कुछ निकाल देना और कुछ बोलना, मुझे लगता है सब इस सदन के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इतिहास को रखना है तो मैं 1931 से आज तक का, मेरे भाषण तक का इतिहास अभी सबके सामने पढ़ने को लिए तैयार, कभी तोड़ मरोड़ नहीं करूंगा। मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ सकता हूं, मगर इतिहास के अंदर अच्छी लगे वो बातें बता देना और जो अपने लिए अच्छी न हो बातों को छिपा देना, मैं मानता हूं इस सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष जी ये नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा टेलीविजन बंद कर दीजिए। भाई हम तो इमरजेंसी ड्रामा नहीं चाहते, टेलीविजन चालू रहेगा फिर भी शांति होगी। गुलाम नबी साहब, मैं बताता हूं आपको,
जिसको जो दिखाना है वो दिखा दो। घाटी की अवाम का दिल हम जीतेंगे, उसको गले हम लगाएंगे और वो उनको गुमराह होने से हम, ये हमारा संकल्प है। टेलीविजन बंद नहीं कर सकते, इसके बगैर ही हम करेंगे। और उन्होंने बताया कि 6% कर दो, चलो अच्छा सुझाव है भी, इस पर भी विचार करेंगे। अभी 4% बाकी है, तो उसको करने में कोई हर्ज भी नहीं है, 50 तक पहुंचा जा सकता है। मगर मैं एक छोटा सा सवाल माननीय आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि आपने आनंद व्यक्त किया, आप भी जम्मू से हो, वहां से चुनाव भी जीते हो, कि अच्छा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को दे दिया, तो आप मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं दिया? यही मान्यवर जम्मू के लोगों के मन में खलता है, यही मान्यवर लद्दाख के लोगों के मन में खलता है। सम व्यवहार नहीं हुआ है और यही तुष्टिकरण ने घाटी का मानसिकता भी बिगाड़ने का काम। मान्यवर एक सब मेरा होने के बाद सुनेंगे सब। नहीं, आप नहीं बताया कि मुझे बताइए मान्यवर सर, मान्यवर मेरा भाषण होने के बाद क्या बताइए। He has to yield ना, what can I do? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने yield किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन सबसे मिनिमम होती थी। इसलिए मैंने बताया कि उस वक्त सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे और नुकसान मेरे ख्याल में 71 में हुआ था। पहली दफा आपके वक्त में 71 के बाद इन हथियारों का पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हुआ। और यही है कि अगर पिछले 5 साल में देखेंगे 500 सीज फायर वायलेशन आपके वक्त में 5,500 सीज फायर वायलेशन। अजय जी प्लीज, तो जब नुकसान हुआ तब इसकी जरूरत पड़ी। अजय जी, उन्होंने वो 4% को 6% करने के बारे में आपका नाम लिया। ठीक, छोड़ दीजिए मान्यवर, छोड़ दीजिए मान्यवर। सीज फायर के आंकड़े आज मेरे पास नहीं है, कभी और दिन चर्चा होगी तब लेकर आऊंगा। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जम्मू में पहले सीज फायर नहीं होता है। सीज फायर इतनी मात्रा में होता है कि हमें 15,000 बंकर सड़क सुरक्षा के लिए बनाने का निर्णय करना पड़ा और 4,000 बंकर हमने बना दिया। मान्यवर, ठीक, मैं सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार सुरक्षा के लिए कटिबद्ध सरकार है। मैंने पहले ही कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर हम चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां पहुंचाई है और सीआरपीएफ की जम्मू कश्मीर में जो कंपनियां हैं उनको आधुनिक साधनों से लैस करने का भी प्रयास किया है। सिर्फ 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की सीआरपीएफ की कंपनियों को 2300 करोड़ रुपया खर्च कर हमने उनको इक्विप करने का फैसला खर्च किया है, क्या ताकि उनकी जानें बच सके। बीपी व्हीकल्स दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, सीसीटीवी कैमरा दिए हैं, रडार दिया है और ट्रेनिंग के काफ़ी सारे काम भी हमने पूरे करे हैं। मान्यवर, एक मल्टीडिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप की भी रचना की है, जिससे जो 5-6 एजेंसियां वहाँ काम करती है, सेना काम करती है, बीएसएफ काम करती है, सीआरपीएफ काम करती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी काम करती है, आईबी होती है, रॉ होती है, मिलिट्री एजेंसी होती है। ये सब के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके, इसलिए मार्च 2019 से एक नए ग्रुप का गठन किया गया है, जो सप्ताह में 2 बार बैठता है और अच्छे तरीके से करना है। मान्यवर, हमने कोई लाग लपेट के अलगाववाद और आतंकवाद को जो बढ़ावा देते थे उनके पर प्रतिबंध रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर इतने समय तक प्रतिबंध नहीं लगता, हमने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने का काम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने। मान्यवर, जमायते इस्लामी, इसको भी संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक संरक्षण, दल का नाम देना नहीं था, परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर उस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। जमीनी स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों के प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए, जेलों की चरमराई हुई व्यवस्था को अत्याधुनिक कर कठोर से कठोर तरीके से जेलों के अंदर से जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता था उसको हमने बंद किया। उसके बाद कैदियों को असंगठित करने के लिए बहुत लंबे समय के बाद
जम्मू के बाहर भी कैदियों को, जम्मू कश्मीर के बाहर भी कैदियों को ले जाने की व्यवस्था की। हिसार और झज्जर में और तिहाड़ जेल में कुछ गंभीर प्रकार के कैदियों को भेजा गया है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा की पुनर्विचार किया। मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण जो भारत के विरोध में बात करते थे, जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करते थे, उन लोगों को भी इतनी भारी सुरक्षा दी थी कि सुरक्षा बल सारे के सारे उनकी सुरक्षा करने में ही खर्च हो जाते थे, जनता की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लगभग 2000 व्यक्तियों की सुरक्षा को हमने रिव्यू किया, उसमें से 919 लोगों की सुरक्षा को कंप्लीटली विड्रॉ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसमें 18 अलगाववादी नेता भी है। हाँ, ठीक है, हमारे नजरिए से कई लोग सहमत, नजरिए के साथ कई लोग सहमत नहीं होंगे, मगर मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अगर अलगाववाद और आतंकवाद को रोकना है तो बहुत जरूरी कदम है, बहुत उपयोगी कदम है। पाकिस्तान के अनऑथराइज्ड चैनल के प्रसारण को लगाम लगा दी गई है। मान्यवर, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कई बार यहां कोई नहीं बोला है, कई लोग कहते हैं कि भाई आपके आने के बाद ही टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई हुई। मैं ऐसा नहीं मानता। इस देश के कई दल के कई राजनीतिक नेता टेररिज्म की बलि चढ़े हैं और हमें सभी का सम्मान करना है। ये भारत में जितनी भी सरकारें आई, किसी ने टेररिज्म को मान्यवर बढ़ावा नहीं दिया है। सबने टेररिज्म के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है, मगर लड़ने का नजरिया होता है और नजरिए में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहले लड़ाई कैसे होती थी मान्यवर? लड़ाई ऐसे होती थी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप लगते थे, यहाँ के और वहाँ के सब लोगों की वहाँ ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होने के बाद बर्फ पिघलते ही घुसपैठ होती थी, यहाँ आते थे, शस्त्र आते थे और यहाँ पर वो हाथ से करते थे, वारदातें करते थे और यहाँ पर उन पर गोली चलाते थे, वो मारे जाते थे, जवान मारे जाते थे, सिविलियन मारे जाते थे। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अपनी लड़ी, जमीन पर ही लड़ी थी। मगर जहाँ से टेररिज्म पनपता है, जहाँ से टेररिज्म को प्रेरणा मिलती है, जहाँ से टेररिज्म को शिक्षित किया, टेररिस्टों को शिक्षित किया जाता है, वहाँ पर जाने की किसी ने सोचा नहीं था और किसी की नीति भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद श्रीमान हमने एक फैसला किया कि जहां से टेररिज्म आता है उसकी जड़ में जाकर हम घाव करेंगे। और उरी की घटना के बाद हमने वैसे ही नहीं किया। उरी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया और एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि भारत की सरकार टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस मान। आता हूं मैं उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, अभी आता हूं एयर स्ट्राइक पर भी आता हूं। मान्यवर, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। डिफेंस की दुनिया के पंडित और बड़े बड़े विद्वान लोग इसकी चर्चा करते थे, मीमांसा करते थे, आर्टिकल भी लिखे गए, ढेर सारे आर्टिकलों का मेरे पास कंपाइलेशन। सबके अंदर एक अंडरलाइन मैसेज क्या था कि फ्लूक है, अचंभा है, ये भारत की डिफेंस नीति नहीं है, भारत की कोई डिफेंस नीति ही नहीं है, कभी रही ही नहीं है। तो ये अचानक हुआ कब घटनाक्रम। उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, पुलवामा के अंदर हमला कर दिया गया, 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता थी अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान भी सचेत था, आर्टिलरी बीच में बिछा दी, सेना बिछा दी, सबको लगता था सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज मैं सदन के माध्यम से मान्यवर उनको अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए एयर स्ट्राइक करने का निर्णय किया और पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह करने का। और साहब, अब दुनिया भर के डिफेंस के पंडित कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा नीति अब निश्चित है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर सुरक्षा है। सालों तक, 70 साल तक सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में घालमेल होती है। विदेश नीति के नाम पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा प्रबंधनों के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बार विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अलग कर दिया गया है। हम दुनिया भर से शांति चाहते हैं,
दुनिया भर से शांति चाहते हैं, मगर शांति की बात इससे ही होगी जो हमारी सीमाओं का सम्मान करे, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी। इस देश की सुरक्षा नीति बनाने का श्रेय इस देश के अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है मान्यवर। अभी आजाद साहब ने कहा कि भाई रोड बंद किए जाते हैं। आजाद साहब पहली बार नहीं हुआ है, ये रोड का आवागमन जब सीआरपीएफ के काफिले जाते हो और रोड का आवागमन बंद किया जाए, वो पहले भी 12 साल तक चला है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने इसको उठा लिया, आनंद है, अच्छा चलता चलता हम भी चलाते, मगर 40 जवान मारे जाए और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, ये मेरी सरकार की नीति नहीं है साहब, रुकेगा तो रुकेगा। मैं गुजरात से आता हूं, कांग्रेस का शासन था, 365 दिन में से 300 दिन कर्फ्यू रहा था। आप रोड की बात करते हो, स्कूटर लेकर सब्जी लेने नहीं जा पाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके शासन में कर्फ्यू रहे हैं, क्यों? उस वक्त परेशानी नहीं होती थी। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं होता है साहब, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती है वहां ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और उन्हीं की सुरक्षा के लिए उठाने पड़ते हैं। इनके ह्यूमन राइट का वायोलेशन नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। और मैं आज भी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है, देश भर से यात्री जा रहे हैं, 17,000 से ज्यादा, और कुल मिलाकर देखें तो 24,000 लोग जम्मू कश्मीर के भी वही के वही ही आजाद साहब। यात्री जितने होते हैं इतने जम्मू कश्मीर के लोग भी होते। ये जो फैसला लिया गया है वो जम्मू कश्मीर के वहां रहे लोगों के लिए और देश भर के यात्रियों के लिए लिया है। इससे 1 इंच भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, 1 इंच भी पीछे खड़े। मान्यवर, टेररिज्म कैसे चलता है? मान्यवर, मेरे तो अभी बहुत बाकी, मैं थोड़ी स्पीड करता हूं, मगर आप मुझे कृपया समझ दीजिए, बहुत कुछ बोला गया है। टेररिज्म कैसे चलता है? एक तो मानसिकता, उनकी ट्रेनिंग, उनको जिहादी बनाना, हाथ में हथियार पकड़ाना, और इसके लिए पैसा भी चाहिए। अब जो ये पैसा आता था मान्यवर, इसको रोकने की आज तक कभी भी कोई कार्यवाही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार एनआईए का उपयोग कर पाकिस्तान से जो पैसा आने की सभी चैनलें थी उसको, आज सीबीडीटी की ऑफिस वहां फुल फ्लेज चल रही है, ईडी की ऑफिस वहां फुल फ्लेज चल रही है मान्यवर। और मान्यवर 21 मामलों की जांच चल रही है, 24 अलगाववादियों सहित 43 लोग विदेश से फंड लेने के मामले में गिरफ्तार हुए। प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में लगभग अब तक इतने कम समय के अंदर 1457 करोड़ की संपत्तियां सीज की गई है, लगभग 59 करोड़ के शेयर जब्त किए गए हैं। टेरर फंडिंग प्रमुख स्रोतों की पहचान, वायर ट्रांसफर, अलगाववादियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयोजन, एलईटी, एचएम, जेएम जैसे संगठनों से जुड़े सभी एलओसी के ट्रेड के माध्यम से फंडिंग जो होती थी उसको भी पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। टेररिज्म सिर्फ बातों से नहीं होता है, अपनी भावनाओं से खत्म नहीं होता है, कड़ा प्रहार करना पड़ता है। इसके जितने अंग उपांग है सभी को नसीहत करनी पड़ती है। और मान्यवर, ये हमने किया। मान्यवर, गोला बारूद के लिए एलओसी के व्यापार का उपयोग किया जाता था, उस सभी फर्मों को निलंबित करने का काम भी किया है। और मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को और विशेषकर घाटी की आवाम को भी कहूं, कितने स्कूल बंद कराए, कितने स्कूल जला दिए, कितने स्कूलों के मास्टरों की हत्या कर दी, 1-2 पूरी पीढ़ी अनपढ़ जनरेट की, और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो नाम के बाद साथ सूचना है मान्यवर, मगर मैं नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा लेगा, परंतु मेरे पास नाम के सभी की सहमति तो नाम भी पढ़ सकता हूं। मान्यवर, ये जो लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई बंद करो, बहिष्कार करो, इनके एक व्यक्ति का, एक नेता का पुत्र सऊदी अरब में उच्च शिक्षा प्राप्त कर महीना 30 लाख की तनख्वाह से काम कर रहा है। मान्यवर, दूसरे उनके पुत्र सऊदी अरब में डॉक्टर है, पढ़े कहां? लंदन में पढ़े साहब, यहां स्कूलें बंद करा दी। अंद्राबी जी, उनके 2 पुत्र विदेश में पढ़ रहे हैं और तीसरा पुत्र मलेशिया में पढ़ रहा है। क्या किया? यहां स्कूलें बंद करा दी।
मैं घाटी की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको जो गुमराह कर रहे हैं उनके बच्चे कहां है, कितना पढ़े हैं, कितनी सुख चैन से रह रहे हैं, वो आप सोचिए। इनकी बातों में मत आइए, इनके गुमराह कर हाथ में पत्थर मत उठाइए, उनकी गुमराही से हाथ में हथियार मत उठाइए। ये हमने करा है, उनके घर में पसीने छूटे इतनी व्यवस्था हमने करी। मेरे पास पूरी सूची है मान्यवर, 130 अलग अलग लोगों के बेटे बेटियां वहां पढ़ रहे हैं मान्यवर। और यहां पर स्कूलें बंद करा दी, हायर सेकेंडरी स्कूलें बंद करा दी, कॉलेजों को जला दिया गया, लाइब्रेरियां जला दी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं घाटी की जनता के युवाओं को, घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनसे गुमराह मत होइए मान्यवर। जो एनआईए के मामले हुए, इसमें भी मैं नाम नहीं पढ़ता क्योंकि समय कम है, मगर लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 137 से ज़्यादा लोगों पर चालान हमने दाखिल कर दिया है देश की अलग अलग अदालतों के अंदर। मान्यवर, विकास की बात करी, मैं थोड़ा हरीडली जाऊंगा। जो काम पूरे हो गए हैं, मुझे पूछा कि भाई क्या किया, तो नेशनल हाईवे AK पर चेनानी नासिरी सुरंग शुरुआत पहले हुई थी, समाप्त अभी हुई। नेशनल हाईवे 1A पर जम्मू उधमपुर खंड का 4 लेन का निर्माण, श्रीनगर बनिहाल खंड के 4 लेन का निर्माण, 244 बटोल किश्तवाड़ अनंतनाग खंड की डबल लेनिंग, श्रीनगर लेह रोड की डबल लेनिंग, लेह में 200 kV लाइन डालना, झेलम और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के प्रथम चरण का कार्य सब पूरा हो चुका है, चल रहे हैं। उधमपुर रामपुर बनिहाल रोड का निर्माण, जम्मू अखनूर पूंछ रोड का निर्माण, श्रीनगर में सेमी रिंग रोड का निर्माण, जम्मू में सेमी रिंग रोड का निर्माण, पाकल दुल परियोजना का निर्माण, डल नगीन झील का पुनर्नवीनीकरण, 2 एम्स, जम्मू में IIT, श्रीनगर में आउट कैंपस की स्थापना के साथ जम्मू में IIM, जिला अस्पताल PHC का उन्नयन, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सब जगह गर्ल्स हॉस्टलों का निर्माण, श्रीनगर में NIT का आधुनिकरण, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट परियोजना के तहत विकास के काम, हिमायत योजना के तहत युवाओं का स्किलिंग, पर्यटन योजना रुपया 400 करोड़ की दर से 5 साल के लिए 2000 करोड़ रुपया, छोटे हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट अनेक मात्रा में, 24 खेल परियोजना और पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम। इसके अलावा भी मान्यवर ढेर सारे काम, 80,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, भारत सरकार के 15 मंत्रालय थे आजाद साहब, उसमें से 63 प्रोजेक्ट्स है, 2 एम्स, 2 IIM, 2 IIT, हमने सब 2-2 दिया है, कुछ एक नहीं है। जम्मू के लिए भी है, कश्मीर के लिए भी। उसमें से 63 प्रोजेक्ट्स में से मान्यवर 16 प्रोजेक्ट समाप्त हो चुके हैं। 80,000 करोड़ में से 80% रुपया पहुंच चुका है और सब काम चालू। हमने सिर्फ भाषण नहीं करे, सिर्फ तकरीर नहीं करी, 80,000 करोड़ का हमने घोषणा किया था, उसका 80% वहां पहुंचाने का काम मान्यवर मैंने कर दिया, जो मैंने बताया। मान्यवर, आयुष्मान भारत की स्कीम लगभग 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने पहुंचाई। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास योजना 15,000 गरीबों को घर दिए हैं। फसल बीमा योजना 85,000 किसानों को भुगतान किया है। 45,000 लाभार्थियों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र के 55,544 मजदूर आज पेंशन योजना के साथ जुड़कर अपनी सेविंग्स करें। सभी घरों में 100% विद्युतीकरण समाप्त कर दिया गया है 28 अक्टूबर 2018 को, और ODF का दर्जा भी मिला है। फिर भी जो कुछ छूट गया है, मैं अभी गया था, पूरी साइट चालू करा कर आया हूं। पत्र लिखने के लिए भी एक एड्रेस किया गया है कि भाई जिसके घर में भी घाटी में या जम्मू में या लद्दाख में शौचालय नहीं है, वो यहाँ लिखे। लेटेस्ट नील के लिए पहली बार मास्टर प्लान बनाने का काम भी किया गया है मान्यवर। और राज्य में स्टार्टअप को सुगम बनाने के लिए नई पॉलिसी हुई, मुझे कहते हुए आनंद है। सिर्फ घाटी में 43 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर और जम्मू के लिए लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम स्थापना करने के लिए भी हो रहा है। और श्रीमान, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सारी योजनाओं का मैंने रिव्यू स्वयं किया है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, सौभाग्य योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री, मैं छोटी ही लिस्ट है, 2 मिनट, इसके पीछे का एक वाक्य महत्वपूर्ण है।
पीएम कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा योजना, दीनदयाल श्रमयोगी योजना और पीएम जनधन योजना ये मान्यवर 126 है, मगर ये 18 योजना ऐसी है जिसमें आबादी के अनुपात में जम्मू कश्मीर 1 से 3 राज्यों के अंदर देश भर में आया है, 1 से 3 नंबर पर है। हमें जो पूछते हैं कि क्या हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मान्यवर पंचायती राज के चुनाव हुए, लगभग 73वें संशोधन के अनुरूप सारी शक्तियां उनको दे दी गई है। 3700 करोड़ रुपया जाएगा, 700 करोड़ चला गया है, 1500 करोड़ और जाएगा और 1500 करोड़ ये दिसंबर के पहले पहुंच जाएगा, वहां से सर्टिफिकेट आने के बाद। दूसरे चरण के चुनाव भी तहसील पंचायत, जिला पंचायत के भी अभी शुरू करें, इनकी ट्रेनिंग भी हुई है। हर गांव में जाकर अधिकारियों ने उनको मान्यवर ट्रेनिंग देने का भी काम किया है और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। पत्थर कौन उठाता था? श्रीमान पत्थर वो गांव का बच्चा उठाता था, इसके हाथ में थोड़े रुपये पकड़ा देते थे, उसको मालूम भी नहीं था मैं क्यों पत्थर उठा। पुलिस ने कई पकड़े हुए बच्चों से इंट्रोगेशन, इनको बेचारे को ये भी मालूम नहीं है घाटी के बच्चों को कि ये क्यों पत्थर मारे, मगर तकरीरें की जाती थी, पैसा दिया जाता था। आज गांव में जो पैसा 3700 करोड़ रुपया पहुंचेगा, गांव के अंदर विकास होगा, रोजगारी पहुंचेगी, गांव का विकास वो स्वयं तय कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इससे भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, सेना ने 45 सद्भावना विद्यालय खोले हैं, सीआरपीएफ ने हेल्थ हेल्पलाइन खोली है, 17 विद्यालय सीआरपीएफ ने भी खोले हैं, बीएसएफ ने भी खोले हैं और व्यक्ति प्रतिभा पोषण में बहुत सारे बच्चों को हमने आगे ले जाने का कहा है। अंत में मैं मान्यवर इतना ही कहना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या बहुत पुरानी है। एक ही प्रकार की सोच से हम इसको आज तक सुनते आए, इसको आज तक टैकल करते आए हैं और अगर समस्या 47 से लेकर 2019 तक समाप्त नहीं हुई तो मुझे लगता है नए नजरिए की जरूरत है, नए सोच की जरूरत है। कब तक उसी रास्ते पे चलेंगे? विकास करने से किसी को परहेज नहीं है। घाटी 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 करते, घाटी हमारी है भाई। जितना घाटी के प्रति भाव गुलाम नबी साहब का है, उतना ही शायद उससे अधिक भाव मेरे मन में भी है मान्यवर। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं रखना चाहिए, शंका नहीं रखनी चाहिए। हम उनका उन्नयन करना चाहते हैं, उनकी उद्योगति चाहते हैं, उनके घर में बिजली, शौचालय, गैस पहुंचाना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, उनको भी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह आगे बढ़े वो चाहते हैं। मगर जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, सेपरेटिस्ट का सवाल है, जो भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते, भारत के संविधान को मानते नहीं है, मैं मानता हूं मान्यवर इनके लिए इस सरकार की योजना में कोई जगह नहीं है। उन पर कठोरता भी होगी, उनको कठिनाइयां भी। और ये अप्रोच जब तक हम नहीं लेंगे, हम इस समस्या को मान्यवर समाप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हम एक्सटेंशन लेकर आए हैं, कृपया इसको पीछे से सरकार चलाने का हथकंडा मत समझिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज इसका आकार, इसका फैलाव बहुत बड़ा है। कोई एक राज्य के अंदर, एक सूबे के अंदर सरकार चलाने के लिए हम 356 का उपयोग नहीं करेंगे मान्यवर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कृपया रिजर्वेशन का जो विधेयक है वो और राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव, दोनों को सर्वानुमत से सदन पारित करे, इतनी विनंती कर धन्यवाद। I shall first